हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे जो कि पेपर वन के अंदर यूजीसी नेट पेपर वन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर सैम्पलिंग टेक्निक्स को पूछा जाता है। और ये सैम्पलिंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? एक डेटा कलेक्शन मेथड है। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दोनों ही लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को कवर करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो आपको सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो एंड में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये क्या है? एक रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। और यहाँ से क्या है, बहुत सारे पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में इसको प्रतिचयन कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि नमूनाकरण कहते हैं। ये जो नमूनाकरण है इसको प्रतिचयन भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी बड़ी आबादी में नमूना लेने की प्रक्रिया है। यानी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, एक जनसंख्या होती है। वहां से हम कुछ डेटा को निकालते हैं और उस डेटा के ऊपर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। और वहां से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है, एक नमूना लेने की प्रक्रिया है। ये समूह से प्रतिनिधि सैंपलिंग के जरिए पूरी आबादी के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। सैंपलिंग के जरिए क्या करते हैं, हम पूरी आबादी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब ये जो सैंपलिंग टेक्निक है ये कहाँ पर यूज होती है? एकेडमिक रिसर्च के अंदर। एकेडमिक रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, मार्केट रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पब्लिक पोलिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और यूजर टेस्टिंग के अंदर सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर होता है? एकेडमिक रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, मार्केट रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पब्लिक पोलिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और यूजर टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये सैंपलिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सारे जो डाउट्स हैं वो कवर करेंगे। चलिए जी, अब हम सैंपलिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज सैंपलिंग टेक्निक्स। तो इसका जो मेन पर्पज है वो है जी, टाइम को सेव करता है, मनी को, पैसे को बचाता है, एक्यूरेसी परफेक्ट देता है, मार्केट रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये 5 रीजन है। दैट्स व्हाई वी यूज सैंपलिंग टेक्निक्स। क्या? सेव टाइम। जैसे बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो डेटा है वो क्या है, लिमिटेड है। वहां से हमारे को डेटा लिमिटेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या लगेगा, टाइम चाहिएगा। तो लिमिटेड डेटा से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सैंपलिंग के जरिए निकाल सकते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर से हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके 5 क्या है, पर्पज है, मेन 5 पर्पज है जिसकी वजह से हम सैंपलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और शोध में नमूनाकरण के कारण, नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है, टाइम को बचाना, पैसे को बचाना, एक्यूरेसी को बढ़ाना और मार्केट रिसर्च लेके आना और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर, एक तो ये हमारा सैंपलिंग टेक्निक्स है। सेकंड, हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद में थर्ड हमारे पास टॉपिक आता है फैलेसी। फोर्थ हमारे पास टॉपिक आता है जी वैलिडिटी। तो ये 4-5 टॉपिक हैं। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर। तो सैंपलिंग के बाद में हम हाइपोथेसिस को करेंगे, फिर फैलेसी को करेंगे, फिर वैलिडिटी को करेंगे। तो हम वन बाय वन जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं वो लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे अगर जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमें 3 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं जी। व्हाट इज सैंपलिंग? सैंपलिंग क्या है, यानी कि नमूनाकरण क्या है? तो इस नमूनाकरण को समझने से पहले हमारे को पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा, हमारे को सैंपल को समझना पड़ेगा और फिर बाद में हम क्या समझेंगे, सैंपलिंग। ठीक है जी। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है द टोटल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन। द टोटल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि जो टोटल डेटा है। जैसे मैं मान लीजिए मोबाइल फोन के बारे में रिसर्च करना चाहता हूं, तो जितने भी मार्केट के अंदर जितने भी कंपनीज के मोबाइल्स हैं वो मेरे लिए एक पॉपुलेशन है। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट।
मार्केट के अंदर जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो जितनी भी कंपनीज हैं, XYZ कंपनीज हैं, तो उन पूरी कंपनीज का जो डेटा है, पूरी कंपनीज के मोबाइल है, वो मेरे लिए एक पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं, सैंपल क्या है? तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या उन लोगों या चीजों का की कुल संख्या जिनमें आपकी रुचि है, और सैंपल क्या है? ए स्मॉलर नंबर विद इन योर पॉपुलेशन दैट विल रिप्रेजेंट द होल। यानी कि सारे के सारे मोबाइल में से मैंने क्या काम किया, मैंने 5 कंपनीज के मोबाइल उठाए और उसको चेक किया कि कौन सी मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कौन सी मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मैंने 5 ब्रांडेड मोबाइल उठाए। यानी कि मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स अवेलेबल हैं, मगर मैंने मेन चुनिंदा कंपनियों के क्या लिखे आप मोबाइल उठाए और उसकी बैटरी परफॉर्मेंस को चेक किया। तो वो जो 5 मोबाइल है वो मेरे लिए क्या है? सैंपल है, नमूना है। नमूना क्या है? आपकी जनसंख्या के भीतर एक छोटी संख्या जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, उसको मैं सैंपल कहता हूं। सैंपलिंग क्या है? द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सिलेक्टिंग योर सैंपल। द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सिलेक्टिंग योर सैंपल, उसको क्या कहेंगे हम? नमूनाकरण कहेंगे। यानी कि आपको चलो बता देता हूं मैं कि देखिए, मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। मान लीजिए मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा था, मोबाइल का लेता हूं, तो बहुत सारे डाटा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो वहां से मैंने सिर्फ 5 मोबाइल का डेटा निकाला कि 5 मोबाइल से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहेगी। तो यानी कि ये सैंपल को लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है बच्चों। एक रिसर्चर के लिए एक लिमिटेड डेटा को 5 सैंपल्स को कलेक्ट करना, उसके आधार पे उसका एनालिसिस निकालना, इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज रियली ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ए रिसर्चर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरना तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए जी, ये देखिए, ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का डेटा है सारा का सारा। और तो यहां से मैंने क्या किया, कुछ सैंपल्स को उठाया। तो ये पॉपुलेशन है और ये सैंपल है, इसके अंदर बिग डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन एक कंप्लीट सेट है, सैंपल एक सबसेट है ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? इट कंटेन्स ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफाइड ग्रुप। यानी कि सारे के सारे मेंबर जो हैं वो इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर आ जाएंगे, मगर जो सैंपल के अंदर क्या करेगा? रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो हमारा सबसेट है, किसका? सैंपल का सबसेट है, ये रिप्रेजेंट करेगा एंटायर पॉपुलेशन को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। जो ऑल बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, सारी की सारी बुक्स है, वो क्या है? मेरे लिए एक पॉपुलेशन कहलाएंगी। लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए 5000 बुक्स हैं, वो मेरे लिए क्या है? एक पॉपुलेशन है। लेकिन वहां से मैंने 550 रैंडम सिलेक्शन बुक्स उठाई, तो ये क्या है? एक सैंपल है। मान लीजिए ऑल स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन है। एंड 50 स्मार्टफोन्स चूजन फ्रॉम वेरियस ब्रांड्स ऑफ ए बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, तो मेरे लिए क्या है? सैंपल्स है। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस था। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास आती हैं सैंपलिंग समझने के बाद में मेरे पास 2 टाइप आती हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो हमारे पास आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर्ड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है जी। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कन्वीनियंट सैंपलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, पर्पजीव और जजमेंटल सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। तो यहां पर हमारे पास टोटल जो है, यानी कि मैन हमारे पास कितनी है? 2 टाइप की सैंपलिंग है। और जो टोटल हमारे पास कितनी है, काउंट करके बताएं मुझे। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बनता है वो बनता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यानी कि 4 + 5 = 9। यानी कि 4 जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आते हैं और 5 जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 9 टाइप की सैंपलिंग है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन को, यहीं से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को एग्जाम में देना स्टार्ट करता है और यहीं से हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संभाव्यता नमूनाकरण और गैर संभाव्यता नमूनाकरण।
यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, यही से आगे की टाइप आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगी। पहली टाइप क्या है, द सैंपल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम जो डेटा जो सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं वो रैंडम होता है बच्चों, क्या होता है, रैंडम होता है। सैंपल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके जो सैंपलिंग को समझना आसान हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को, और यहां से एक जो रिसर्चर है उसका सब्जेक्टिव जजमेंट होता है ऑफ द रिसर्चर का। यहां पे ये पॉइंट निकल के आता है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्या है जी, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, यानी कि जो भी डेटा लेंगे वो जो रिसर्च करेंगे वो क्वांटिटेटिव आधार पे होगा, और यहां पर क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन सैंपलिंग बाइस हैज टू बी रिड्यूस्ड, यहां पर जो सैंपलिंग बाइस है यानी कि जो बाइसिंग है, पक्षपात है, वो यहां पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहां पर क्या है, द रिसर्चर डज नॉट कंसिडर सैंपलिंग बाइस, यहां पर सैंपलिंग बाइस की क्या है, संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव जजमेंट है, क्योंकि ये रिसर्चर के ऊपर बेस्ड है। यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स, ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस डेटा जो है, यानी कि एक अलग अलग टाइप का डेटा जो है उसको इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजफुल होता है व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स, यानी कि हेट्रोजीनियस। यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन हैज सिमिलर ट्रेट्स सिमिलर क्वालिटीज, यानी कि सेम सिमिलर क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हम अनमैरिड जो मेल है उसके ऊपर अगर हम कोई रिसर्च करना चाहिए अनमैरिड मेल की, तो अनमैरिड मेल जो है वो क्या है, सिमिलर है, ये होमोजेनियस डेटा है। और अगर हम दूसरी बात करें तो मैरिड मेल है, तो मैरिड मेल और मैरिड मेल और फीमेल को अगर हम काउंट करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन होमोजेनियस हो जाएंगे, सॉरी हेट्रोजेनियस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आता है, फाइंडिंग द राइट रिस्पोंडेंट्स इज नॉट इजी, यानी कि यहां जो रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, तो राइट रिस्पोंडेंट्स इज नॉट इजी, यानी कि एक राइट सैंपल को निकालना आसान नहीं है। यहां पर क्या है, फाइंडिंग रिस्पोंडेंट्स इज इजी, यहां पर आसान है, और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है यहां पर आसान नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ता हूं। ये ले जी, अब आप देखेंगे तो हमारे पास 4 टाइप्स की क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर देखिए ये जो डेटा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि डेटा जो है उसको रैंडमली कलेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे, यानी कि रैंडमली इसको डेटा को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ से इस डेटा को, सैंपल को निकाला जाएगा। ये सारी की सारी क्या है, सैंपल है। इस सैंपल को यहाँ से निकाला जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा और बाद में फाइंड आउट किया जाएगा रिजल्ट। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होगा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर देखिए यहां से आप चेक करिए, यहां से इसने 1 को लेफ्ट किया है, इसको उठाया और उसके बाद में इसने 2 को बीच में छोड़ा है। ये जो 2 बंदे हैं इनको छोड़ा है, उसके बाद में यहां पे इसको थर्ड बंदे को काउंट किया है और उसके बाद में फिर 2 का गैप है, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, यानी कि रैंडमली डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता, पहले इसको क्या किया जाता है, एक यानी कि हर बंदे का एक पीरियड के बाद में क्या आता है, नंबर आता है, एक पीरियड के बाद में, यानी कि 2 का गैप है, 2 का क्या है, गैप है, यानी कि 2 के गैप के बाद में डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 1 को छोड़ा, फिर यहाँ पर 2 को छोड़ा और उसके बाद में 2 का गैप है, तो ऐसे ये सिस्टम चलता रहेगा। अब जो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक ग्रुप बना रखा है, हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। यहां पर हमारे पास ग्रुप नहीं है, यहां पर ऑलरेडी हमने जो सैंपल है, ये जो सैंपल है, ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हमने क्या किया, एक सैंपल में तोड़ दिया है। किस में तोड़ दिया है जी, एक सैंपल के अंदर। यानी कि देखिए होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस डेटा को अलग अलग कर लिया है। मान लीजिए ये क्या है, सारे के सारे मेल हैं, ये भी मेल है, तो इसने डाटा को क्या कर लिया है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब क्लस्टर के अंदर क्या होता है, यहां पर भी डेटा को क्या किया गया है,
डेटा को इसने सेपरेट किया हुआ है। ठीक है जी, आगे हम वन बाय वन थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जी, देखते हैं, चलिए जी वन बाय वन करके समझाता हूं मैं आपको। देखिए, सिंपल रैंडम सिंपल, सिंपल रैंडम सिंपल जो है ये क्या है, एक सरल यादृच्छिक नमूना है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स क्या, रैंडमली सिलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलर विदाउट एनी बाइस। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट एनी बाइस, यानी कि इस विधि में किसी पूर्वाग्रह की जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से एक नमूना चुना जाता है। यानी कि ये मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, तो यहां से क्या कर लिया है, डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं, इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल आता है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपल को यहां आपको ठीक से समझ में आएगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा। ये जो स्ट्रेटिफाइड है इसमें ग्रुप्स को किसमें डिवाइड किया जाता है, सब ग्रुप के अंदर और स्ट्रेटा के अंदर। या तो हम सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे या फिर स्ट्रेटा कहा जाएगा, यानी कि जो सब ग्रुप है इसको क्या कहेंगे, हम स्ट्रेटा कहेंगे। ठीक है, एंड सिलेक्टिंग ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या है, एक हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या किया, यहां पर हमने एज के आधार पे, यहां पर हमने एज के आधार पे इसको अलग निकाल लिया है, यानी कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल को हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, यानी कि जेंडर के आधार पे हो गया ये किस पे हो गया, जेंडर के आधार पर। ये जेंडर के आधार पे मेल और फीमेल को अलग कर लिया है, ये सारे के सारे क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है। अब हमने यहां पर इस डेटा को, इसके ऊपर एक एनालिसिस और लगाई, इसको हमने एज के आधार पे इसको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है। तो जब हमने एज के आधार पे किया तो ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, और ये क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो इस टाइप से डेटा को क्या किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल के अंदर डेटा को हम अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर और स्ट्रेटा के अंदर, ये जो स्ट्रेटा है इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, डेटा को अलग अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और अपना रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या है, नंबर सेकंड आता है जी। यहां पर ये याद रखना आपको कि जितनी भी जो ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, ये अलग अलग टाइप्स के मेथड इंप्लीमेंट करने के बाद में हम रैंडमली डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम रैंडमली डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यहां पर रिसर्चर का कोई जजमेंट नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता है। ठीक है जी, और ये याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। आगे जब मैं बढ़ता हूं तो थर्ड हमारे पास क्या आता है, क्लस्टर। क्या आता है जी, क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है, क्या है जी, पॉपुलेशन, और यहां पर इस पॉपुलेशन का क्या है, क्लस्टर है। यानी कि क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, यानी कि एक ग्रुप है। यहां से देखिए, क्लस्टर सैंपल, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स। यानी कि आपने देखा कि जो स्ट्रेटिफाइड के अंदर स्ट्रेटा होता है और यहां पर क्या है, क्लस्टर्स है, यानी कि झुंड है। एंड देन रैंडमली सिलेक्टिंग सम ऑफ दोज क्लस्टर्स, इट इज ऑफन यूज्ड इन मार्केटिंग रिसर्च। ये याद रखना है कि क्लस्टर सैंपलिंग का यूज कहां होता है, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर यूज होता है सबसे ज्यादा। इस विधि में जनसंख्या को समूहों या क्लस्टरों में विभाजित करना और फिर उनमें से कुछ क्लस्टरों को यादृच्छिक रूप से चुनना शामिल है। इसका उपयोग अक्सर मार्केटिंग रिसर्च के अंदर होता है। तो इन्होंने क्या कर लिया है, डेटा को क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ये क्या है, क्लस्टर्स कहलाएंगे, ये ग्रुप नहीं कहलाएगा बच्चों, ये क्लस्टर्स कहलाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। आगे जब मैं चलता हूं तो हमारे पास फोर्थ टाइप जो है वो हमारे पास आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या आती है जी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आती है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज व्हेन यू चूज every nth individual be part of the sample. In this technique, each member is selected at regular periods from a sample. Systematic sampling is when you choose every nth individual to be part of the sample. यानी कि मान लीजिए हमने 2 के बाद में सिलेक्ट किया है, तो उसके बीच में हर 2 बंदों के बाद में हम क्या लेते हैं, एक सैंपल को उठाते हैं। कहाँ से, पॉपुलेशन में से।
इन दिस टेक्निक ईच मेंबर इज सिलेक्टेड एट ए रेगुलर पीरियड्स फ्रॉम ए सैंपल। व्यवस्थित नमूनाकरण तब होता है जब आप नमूने का हिस्सा बनने के लिए nth व्यक्ति को चुनते हैं। इस टेक्निक के प्रत्येक सदस्य को नियमित अंतराल पर नमूने से चुना जाता है। कैसे? देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल है और यहां पर हमने 1 to लेकर के और 9 तक हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। क्या है? एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से में से क्या करते हैं कि हमने स्टार्टिंग के 2 डेटा को छोड़ा, 2 को, और हमने थर्ड बंदे को यहां से उठाया। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ 2 का हमने गैप बनाया, यानी कि जो इंटरवल जो है, जो पीरियड जो है, वो कितने का गैप है, 2 का। हर 2 के बाद में तो हमने 3 को उठाया, फिर 6 को उठाया, फिर 9 को उठाया। तो ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल है और यहां से हम क्या करेंगे, रिसर्च मेथड अप्लाई करके जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप थे जी, 4 टाइप थे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 4 टाइप थे। कौन से थे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जी। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ऊपर जी। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये सारा का सारा डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। किसके ऊपर करता है जी, क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। और ये क्या है, 5 टाइप का प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। मगर यहां से देखिए, आपको मैं कुछ डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और यहां से आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि यहां पर जो जजमेंट जो होगा, यहां पर जजमेंटल रिसर्च है। सारा का सारा जो खेल जो है वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है, यहां से बाइस्ड होती है डाटा। तो वो जो रैंडम सैंपलिंग था उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आपके, मान लीजिए कोई आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई भी जब भी कोई इंटरव्यू आएगा तो वहां से आपको सैंपलिंग के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। और अब की बार यूजीसी नेट 2025 के अंदर 7 जनवरी को आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन जो है वो इतना डेप्थ में पूछा गया कि टीचर भी हैरान हो गए। इवन यानी कि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर 1 by 1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कन्वीनियंट सैंपलिंग, परपेजिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, ये एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या है जी, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से कन्वीनियंट सैंपलिंग का नाम ही आपको समझ में आ गया कि यानी कि सुविधाजनक, यानी कि इसने क्या किया, जो डेटा जो इजीली अवेलेबल हो रहा है वहां से उस डेटा को उठाया। यहां से देखिए, जो फ्रंट वाले 4 बंदे इसने उठा लिए और यहां से इसने क्या किया, इस डेटा को उठाया और इसको क्या किया, सैंपल लेके इसको एनालिसिस करना शुरू कर दिया। पर्पजिव सैंपलिंग के अंदर क्या है, यानी कि यहां पर जजमेंटल है रिसर्च का। तो इसने क्या किया, फर्स्ट रो में से, यहां से लास्ट रो में से एक बंदा उठाया, यहां से 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 उठाया। यानी कि ये इस बंदे का क्या है, खुद का जजमेंट है कि अगर मैं ये जो डेटा जो है, इनको ये सैंपल जो है ये क्या लगे, काम के लगे, लगा इसको रिसर्चर को कि यहां से मेरे को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो ये पर्पजिव सैंपलिंग कहलाएगा। कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, यानी कि एक क्या है, एक ग्रुप है और ये जो पॉपुलेशन है, यहां से इसने क्या किया, इस रिसर्चर ने इसको एक सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लिया, एक कोटा के अंदर। एक क्या किया, QUOTA, कोटा। एक कोटा के अंदर इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया। अब यहां पर इसने डेटा को मैच कर लिया है। अब ये जो एरिया है रिसर्च का, सबसे ज्यादा संख्या किन की है, इन बंदों की है। तो इसने क्या किया, सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो कवर किया। बाद में आप देखें तो सबसे कम जो स्पेस है, जो संख्या है वो किन की है, सबसे कम इनकी है, इस सैंपल की। तो ये क्या करेगा, सबसे कम स्पेस को कवर करेगा। उसके बाद में किसका नंबर आता है, उसके बाद में देखिए ये वाला बंदा, ये जो सैंपल है ये ज्यादा है तो ये ज्यादा स्पेस कवर करेगा, और ये जो है लास्ट में आ गया ये। तो यानी कि इस टाइप से जो डेटा है उसको कोटा के अंदर चेंज करेगा। जो पॉपुलेशन है उसको कोटा के अंदर चेंज किया और कोटा के बाद में उसको क्या किया, एक रिसर्च एरिया जो है इस टाइप से उसको प्रोवाइड कर देगा। अब हमारे पास क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, एक चैन सिस्टम बनता है। यहां से देखिए, इसको स्टार्टिंग में इसको 2 बंदे मिले,
इस रिसर्चर को क्या मिला, स्टार्टिंग के अंदर दो बंदे मिले। मान लीजिए इसको फाइंड आउट करना है कि सेक्स वर्कर इस शहर में कहाँ कहाँ रहते हैं, इस शहर में कितने सेक्स वर्कर हैं, ये चेक करना है बाय द वे। तो यहां से देखिए इस बंदे ने ये इसको इस्तेमाल किया तो इसको पता चला कि यहाँ पर ये दो बंदों से मिलता है कि ये सेक्स वर्कर हैं। तो यहाँ से इसको डेटा मिला कि ये भी हो सकते हैं, ये भी बंदे क्या हो सकते हैं, सेक्स वर्कर हो सकते हैं। तो इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये दो बंदों से मिलता है, मिलवाता है, फिर ये दो आगे दो को फॉरवर्ड करता है, फिर आगे, यानी कि यहाँ से ये सारे इस शहर के अंदर, इस सिटी के अंदर जितने भी सेक्स वर्कर हैं उनका सभी का क्या कर लेगा, ये फाइंड आउट कर लेगा। तो ये क्या है, एक चैन सिस्टम बनता है। इस टाइप से डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इस टाइप से ये अगर मान लीजिए किसी को एड्स की दिक्कत है तो यहां से एड्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए जो नई बीमारी आती है, जैसे एचएमपीवी वायरस है, तो एचएमपीवी वायरस है, एचएमपीवी, तो यहां से जो एचएमपीवी वायरस है, कोविड वायरस है, तो ये क्या है, इस टाइप के जो डेटा है, रेयर है, यूनिक है, इनको फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिसर्चर। तो वो क्या काम करते हैं, वो स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जैसे पता चला कि इस बंदे को एचएमपीवी है तो यहां से उसके घर वालों को चेक किया, तो ऐसी डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जी, कन्वीनियंट सैंपलिंग का एग्जांपल देखते हैं। ये बच्चों सेम टू सेम लाइन जो है आपको वो याद करनी है, आपको लिखनी है, आपको नोट्स के अंदर ऐड करनी है, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है जी, आपको इस एग्जाम, ये जो सेशन है, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर अगर सैंपलिंग के अंदर से क्वेश्चन आ जाए तो मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो विश्वास करें बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग यानी कि सुविधा नमूनाकरण, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इट इज आल्सो नोन एज ग्रैब सैंपलिंग, इसको ग्रैब सैंपलिंग कहते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं और अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग कहते हैं। कभी कभार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कन्वीनियंट सैंपलिंग का दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो ग्रैब सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग के बारे में नाम से जानते हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, चूज करता है, रिसर्चर चूज मेंबर्स based on their accessibility and proximity, making it convenient to collect information। यानी कि जो उसको इजीली डेटा अवेलेबल हो जाता है उसको क्या कर लेता है, उस सैंपल को उठा लिया जाता है। इसे ग्रैब सैंपलिंग, आकस्मिक नमूनाकरण और अवसर नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। शोधकर्ता अपनी पहुंच और निकटता के आधार पर, शोधकर्ता क्या काम करता है, अपनी पहुंच और निकटता के आधार पर सदस्यों का चयन करते हैं जिससे जानकारी एकत्र करने में सुविधाजनक हो जाता है। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो यहां इसमें और कुछ बताने की जरूरत है नहीं जी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट जब मैं आता हूं तो हमारे पास आता है कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग। और यहां से एग्जाम के अंदर, इस कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग के अंदर 7 जनवरी 7 जैन 2025 को यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन कौन सा था मैं आपको बता देता हूं। जो कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग है यानी कि लगातार नमूनाकरण है, इसको क्या कहते हैं, टोटल इनोमिनेटिव सैंपलिंग कहते हैं। और मैंने इसको सर्च किया कि ये जो कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है। मैंने काफी सारी वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया, यूज किया, मगर मेरे को डेटा नहीं मिला। फाइनली ये डेटा मेरे को कहां पे मिला, मेरे को विकिपीडिया से डेटा मिला। यानी कि जो एग्जामिनर है वो आप सोचते हैं कि आसान से आसान लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें, मगर आपने कभी विकिपीडिया को सर्च करके देखा है कि क्या वहां से कुछ मिल सकता है इसके बारे में? जी हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इतने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, आपका जो एग्जाम का लेवल है वो इतना हल्का फुल्का लेवल नहीं रहा है। क्योंकि अभी 8th पे कमीशन जो है इंडिया के अंदर 2026 में लगने वाला है। और जैसे ही 8th पे कमीशन इंडिया के अंदर लग जाएगा, एक प्रोफेसर की सैलरी बच्चों 2.5 लाख के अराउंड चली जाएगी। एक प्रोफेसर की सैलरी 2026 में 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग हो जाएगी। क्योंकि ये बता रहे हैं कि
जो हमारा 8th पे कमीशन है उसके अंदर 100% इंक्रीमेंट है, यानी कि फिलहाल लाख सवा लाख रुपए जो प्रोफेसर ले रहा है उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पहुंच जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर सरकार गवर्नमेंट किसी बंदे को 2.5 लाख रुपए देगी तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और कैसा एग्जाम का लेवल होना चाहिए, तो यहीं से पता चलेगा। तो कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग है, ये क्या कहलाएगा, टोटल इनोमिनेटिव सैंपलिंग कहलाएगा। इन दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट डेटा। इस मेथड के थ्रू रिसर्चर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स एज दे बिकम अवेलेबल ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा इनके पास अवेलेबल रहता है एंटिल ए सर्टेन सैंपलिंग साइज इज रीच्ड। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, इसको एक फर्स्ट स्टेज के अंदर से इस पॉपुलेशन को गुजारा जाता है फर्स्ट के अंदर, फिर सेम डेटा को सेम पॉपुलेशन को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर उतारा जाता है। ये जी नेक्स्ट स्टेज हो गई, ये फर्स्ट हो गई, यहां से डेटा को कलेक्ट किया, फिर इसी डेटा को, ये फर्स्ट वाली है, इसी को थर्ड स्टेज तक निकाला जाता है और ऐसे करके फाइनली हमारे पास फोर्थ स्टेज में क्या आता है, कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग, यानी कि हमारे को जो डेटा चाहिए था वो इस सैंपल से आ जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं, स्टेज बाय स्टेज इसको क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे कुल गुणात्मक नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में शोधकर्ता प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करता है क्योंकि वे एक निर्दिष्ट समय अवधि में या एक निश्चित नमूना आकार तक पहुंचने तक उपलब्ध होते हैं। ये जो टेक्निक है, सैंपल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इजी अवेलेबिलिटी, research is conducted, results are obtained and analyzed as then the researcher move on the next sample of subject। यानी कि ये फर्स्ट को एनालाइज करते हैं, यहाँ से एक सैंपल निकालते हैं, फिर उसको सेकंड स्टेज पे ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से सैंपल निकालते हैं, फिर थर्ड स्टेज के ऊपर जाते हैं, यानी कि 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और उस डेटा को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। जो टोटल इनोमिनेटिव सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि लगातार नमूनाकरण होता है और बाद में जैसे ही हमारे पास फाइनल डेटा आता है वहां से ये इंफॉर्मेशन को एक रिसर्चर जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो ये है सेकंड टाइप। आगे बढ़ूं जी। अगर इस वीडियो को अगर बिल्कुल आप जैसे चाहते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे समझाएं, अगर मैं धीरे समझाने की कोशिश करूं तो ये बच्चों 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो समझाने की कोशिश करूं तो ये बच्चों 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी और 1.5 घंटे की वीडियो जो है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मेरी ये भी एक दुविधा रहती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो आगे हमारे पास आता है पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग क्या है, इसका दूसरा नाम कहते हैं जी जजमेंटल और सिलेक्टिव सैंपलिंग। इट इज आल्सो नोन एज जजमेंटल सैंपलिंग, सिलेक्टिव सैंपलिंग और एक्सपर्ट सैंपलिंग कहते हैं। कैसे, दिस मेथड रिलाइज, ये मेथड जो है पर्पजिव सैंपलिंग जो है ये डिपेंड करता है ऑन द रिसर्चर्स एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन टू चूज सब्जेक्ट दैट बेस्ट मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस मेथड रिलाइज ऑन द रिसर्चर्स एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, यानी कि ये जो मेथड जो है, क्योंकि जजमेंटल है, सिलेक्टिव है, यहाँ पर क्या है, जजमेंटल रिसर्च है, सिलेक्टिव है, एक्सपर्ट सैंपलिंग है। यहाँ से रिसर्चर जो है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर सैंपल को क्या करता है, कलेक्ट करता है और वो जो डेटा है सब्जेक्ट्स दैट बेस्ट मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, इसे निर्णयात्मक या चयनात्मक या विशेषज्ञ नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह विधि, ये जो पर्पजिव सैंपलिंग है, यह विधि शोधकर्ता की विशेषता और जनसंख्या के ज्ञान पर निर्भर करती है ताकि उन विषयों को चुना जा सके जो शोध के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में पूरा कर सकते हैं। समझ में आया जी। अगर आपका एग्जाम्पल देखें तो ये पर्पज है, यहां से देखिए पूरी की पूरी क्या है, एक पॉपुलेशन है और यहां से इसने क्या किया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी एक्सपर्टीज के आधार पे, और यहां से इसने क्या किया, रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया जी। आगे बढ़ूं मैं जी। देखिए अब हमारे पास फोर्थ टाइप जो आती है वो आती है जी कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के अंदर जी क्या होता है, ये देखिए जी, कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि यहां पर एक पॉपुलेशन है और यहां से क्या काम करते हैं, एक कोटा को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि सेम कोटा एक
कोटा बना दिया जाता है। और ये कोटा जो है ये क्वालिटीज के आधार पे भी हो सकता है। किसके आधार पे हो सकता है? क्वालिटीज के आधार पे हो सकता है। ये ट्रेड्स के आधार पे हो सकता है। ट्रेड्स कह सकते हैं, क्वालिटीज हो सकती है। तो इसने क्वालिटीज और ट्रेड्स के आधार पे इसने डेटा को क्या कर लिया, एक कोटा में बदल लिया। और कोटा के बाद में ये मान लीजिए ग्राफ है, और इस ग्राफ के आधार पे इसने जो जितना डेटा जो है उसके हिसाब से इसने क्या दे दिया, इसको स्पेस में शो कर दिया है। तो ये इस टाइप से मैंने पहले भी ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो ये जो कोटा नमूनाकरण में क्या होता है, आप इकाइयों की एक पूर्व निर्धारित संख्या या अनुपात चुनते हैं। क्या करते हैं? इन कोटा सैंपलिंग यू सिलेक्ट ए प्री डिटरमाइंड नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कि इसके अंदर पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, प्री डिटरमाइंड कर लिया जाता है, पहले से इसको क्या कर लिया जाता है, क्वालिटीज के आधार पर और कोटा के आधार पर उसको फिक्स कर लिया जाता है। नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड कोटा और कैटेगरी। योर कोटा शुड कंप्रोमाइज। योर कोटा जो है, ये जो कोटा जो है ये क्या करेगा, शुड कंप्राइज सब ग्रुप्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और क्वालिटीज। यानी कि कोई इंडिविजुअल है, कोई केसेज हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्वालिटी के आधार पर, उसको ट्रेड्स के आधार पर क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। सो कोटा नमूनाकरण में आप इकाइयों की एक पूर्व निर्धारित संख्या या अनुपात चुनते हैं जिसे कोटा या श्रेणी कहा जाता है। आपके कोटे में विशिष्ट वर्ण, गुण या गुण वाले उप समूह शामिल होने चाहिए, व्यक्तिगत मामले या संगठन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के हमारी लास्ट टाइप जो है, वो लास्ट टाइप आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को मैंने बताया कि जब हमें रेयर डेटा को हमें जब कलेक्ट करना होता है तो यहाँ से हम स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज चेन। ये एक चेन टाइप का होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक चेन है, ये देखिए ये बंदा है, ये चेन टाइप से बनती है। ठीक है जी। सो इट इज आल्सो नोन एज चेन और चेन रेफरल सैंपलिंग। जो स्नोबॉल सैंपलिंग है ये क्या कहलाएगा, चेन और चेन रेफरल सैंपलिंग कहलाएगा। रिसर्चर यूज दिस टेक्निक व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड नॉट इजिली अवेलेबल। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है, नॉट इजिली अवेलेबल है। इन दिस टेक्निक द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू स्नोबॉल्स एज यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल। यानी कि एक बॉल होती है और उस बॉल को जैसे कोई स्नो बॉल, यानी कि एक स्नो क्या होती है, बर्फ होती है, और बॉल क्या होती है, बॉल। तो यानी कि जैसे उस बॉल को फेंका जाता है तो उसके इर्द गिर्द क्या ऐड होती है, स्नो ऐड होती है। तो जैसे जैसे वो बॉल आगे घूमती चली जाती है वैसे वैसे जो स्नो जो है उस बॉल के ऐड होती जाती है। जैसे जैसे हमने बताया था कि अगर आपको सेक्स किसी शहर के अंदर, किसी सिटी के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि सेक्स वर्कर कितने ही शहर के अंदर, तो वो एक, अगर आपने एक का पता लगा लिया तो एक से 2 का पता चल जाएगा, 2 से 4 का पता चल जाएगा। इससे पूरे शहर का फाइंड आउट किया जा सकता है जी। इस चेन या चेन रेफरल सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है किसको, स्नोबॉल सैंपलिंग को। शोधकर्ता इस तकनीक का इस्तेमाल तब करते हैं जब सैंपल का आकार छोटा होता है। जब सैंपल का आकार छोटा होता है और आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, उस टाइम हम बच्चों स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में आपके पास जितने लोगों तक पहुंच होती है, उतने ही लोग स्नोबॉल में बदल जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या था, स्नोबॉल सैंपलिंग था। तो मैंने 1 बाय 1 करके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से लेकर के लास्ट तक मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करवा दी हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेशन है इसमें जो भी सैंपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो भी आपके डाउट्स थे, सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं मैंने कवर करवा दिए हैं। और लास्ट में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों तक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। और मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मैंने इस चैनल में, इस वीडियोज़ के अंदर जितनी भी जो स्लाइड्स बनाई है वो हमारी टेक्निकल टीम की मेहनत है, क्योंकि उनके बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मेहनत की है पढ़ाने में और पीपीटी बनाने में, तो और ये जो सेशन है, ऐसे ही सेशन जो हैं मैं और सारी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं रिसर्च के वो लेके आऊँगा 1 बाय 1। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। लास्ट में अगर आपको फिर भी
अगर आपको इस सारे का सारा डेटा आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कैरियर ट्यूटर नेट जेआरएफ जो है इसको ज्वाइन करें। लिंक आपको अपना जो चैनल है उसको जब ओपन करेंगे तो उसके लिंक जो है ऑलरेडी डला हुआ है, वहाँ से आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो 8901160064 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।